नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए द डिफेंस ऑफ लखनऊ जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोइम है उसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये पोइम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये उससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। 7 पार्ट में ये पोइम है। मैं फर्स्ट पार्ट की स्टोरी आपको बताता हूँ। इस फर्स्ट पार्ट में हमें इस नरेटिव पोइम के सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह एक मुट्ठी भरकर अंग्रेज सैनिक लखनऊ की चौकी की रक्षा कर रहे थे जब लखनऊ के चारों तरफ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने घेरा डाल दिया था और उन्होंने अंग्रेज सैनिकों ने अपने देश का झंडा झुकने नहीं दिया। इस पोइम की जो टोन है वो सेलिब्रेटरी टोन है। इसके बाद पार्ट सेकंड में ये बताते हैं कि हालांकि चौकी बहुत कमज़ोर थी और ऐसा माना गया कि चौकी 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं बच पाएगी, लेकिन ना केवल वो सिपाही बहुत बहादुर थे बल्कि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उन सब ने डटकर सामना किया और चौकी 3 महीने तक सामना करती रही। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि सर लॉरेंस ने एक ऑर्डर दिया था, नेवर सरेंडर आई चार्ज यू बट एवरी मैन डाई एट हिज पोस्ट। कभी भी आप झुकोगे नहीं, मैं आपको आदेश देता हूं कि हर एक मैन अपनी पोस्ट पर मरेगा। पूरे सेकंड पार्ट के अंदर जो डेथ शब्द है वो 11 बार आया है और हर एक बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो शब्द है ये सोल्जर्स की चौकी को बचाने के प्रयत्नों को बता रहा है। इसके अंदर दो चीजें और हम देखते हैं कि एक तरफ आता है अस और एक तरफ आता है दे। अस मतलब क्योंकि ये जो पोएम है ये टेनिसन लिख रहा था और टेनिसन एक अंग्रेज था, इसलिए उसने अस ब्रेव इंग्लिश सोल्जर्स को कहा है और यहाँ उसने दे जो है वो उसने इंडियंस को कहा है, जिन्हें उसने स्पाइस कहा है, रेबल कहा है, मर्डरस मोल कहा है, डार्क पायोनियर कहा है। जो बहुत बड़ा इथिकल क्वेश्चन उठता है कि किस तरह एक अंग्रेज अपने ही देश में, भारत देश में ही भारतीयों को एक एलियन कह रहा है। ना तो इस क्वेश्चन का जवाब वो यहाँ देता है और ना ही पूरी पोइम में कहीं देता है। ये जो अगर इंडियंस को ये दे कहता है, उन दे की आइडेंटिटी, उन्हें ये कोई पैट्रियोट देशभगत नहीं मानता है बल्कि उनके जो करेज है उसे रबिश मानता है। और वो क्या बोलता है, स्पाइज वर अमंग अस, देयर मार्क्समैन वर टोल्ड ऑफ आवर बेस्ट। जो ये कॉलोनियल डबल स्पीक है वो यहाँ पर इंडियन को आप देखिए वो मर्डरिंग रेबल कह रहे हैं। पार्ट थर्ड की बात हम करते हैं तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें वो बताता है कि किस तरह अस और दे, अस मतलब अंग्रेजों में और दे मतलब इंडियंस में एक मुकाबला हुआ। द फो, अब देखिए उसने हमें क्या बोलता है, इंडियंस को वो फो बोलता है, ठीक है। वो फो कहता है कि द फो ब्लास्टेड, वो फो जो है वो एक अंडरग्राउंड से, एक माइन के अंडर रूप में अंडरग्राउंड से निकले और हजारों लोग जो थे, हजारों ने आकर उस चौकी पर हमला कर दिया और पूरी चौकी को घेर कर पूरी तरह हर कोने से हमला करने लगे। ये जो उसने फो बोला है, आपको अगर याद हो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने लूसीफर और उसके साथियों को, उसके जो साथी फिends थे, उन्हें उसने फो बोला था। क्या कहना चाहता है कि अस मतलब अंग्रेज अच्छे हैं, वो गॉड की साइड में हैं, और दे मतलब इंडियंस जो हैं वो इविल हैं, वो लूसीफर की साइड में हैं। वो हजारों की संख्या में थे जैसे कि एक समुद्र था, पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स की तरह बहादुर नहीं थे। और एट द एंड, अंत में क्या हुआ कि वो जो दुश्मनों की जो फौजों की जो लहरें थी वो मुट्ठी भर सिपाहियों के हाथों हार कर वापस चली गई। अब पार्ट फोर्थ और फिफ्थ लगातार रिपीटेटिव पार्ट है। इसके अंदर जो उसने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत मुसीबतें होने के बावजूद ब्रिटिश सिपाही जीतते गए, उनको सक्सेस मिली। क्यों मिली? क्योंकि उनके अंदर इंग्लिशनेस थी। ये जो इंग्लिशनेस की क्वालिटी है वो क्वालिटी एक रेशियल करेक्टर है। वो उनको अंग्रेजीपन को एक जात मानते हुए कहता है कि उनके अंदर एक ताकत है किसकी, कमांड करने की।
ओबे करने की, एंड्योर करने की, हुक्म देने की, हुक्म मानने की और सहन करने की ताकत है। ये एक सुपीरियर रेशियल जातीय क्वालिटी है और इसके साथ ही वो कल्चरल, मेंटल और फिजिकल मोरल सुपीरियरिटी का जो आइडिया है वो देता है, क्योंकि ये जो आइडिया है ये कॉलोनी इंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस सेक्शन में वो कुछ डिटेल्स देता है, जैसे कि वहाँ पे कुछ बच्चे और औरतें थे, उनके अंदर भी वो इंग्लिशनेस की कमी नहीं थी, कि क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी फुसफुसाहट चल रही थी कि क्या बुरा हो सकता है दुश्मन शायद हमें हरा दें, लेकिन वो कहता है कि जिनसे वो प्यार करते हैं उनके हाथ से हमारा जाना ज़्यादा बढ़िया है। मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर कहीं ये बच्चे और औरतें दुश्मनों के हाथ ना पड़ जाएं, इसलिए इनको मार दो, और ना कि कहीं ये दुश्मनों के हाथ में ना पड़ जाएं। पार्ट 5 के एंड में वो 3 लाइनें जो है उसमें वो उन वफादार, मतलब मैं तो कहूँगा उन गद्दार भारतीय भाइयों की प्रशंसा करता है जो कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा बहादुर थे। कि देखिए कितना ज़्यादा हमारे लिए आयरनी है कि जिन्हें हम गद्दार कहते हैं उनके लिए वो फेथफुल इंडियन ब्रदर होते हैं जो हमारे लिए ट्रेटर हैं वो उनके लिए काइंडली इंडियन ब्रदर हो जाते हैं, जो हमारे लिए देशभगत हैं, जो हमारे देशभगत हैं वो उनके लिए गद्दार हो जाते हैं। पार्ट 6 जो है इसके अंदर वो कहता है कि आदमी भूल जाएंगे कि हमने क्या सफ़र किया और क्या हमने नहीं किया। तो इसमें वो ये बताता है कि ब्रिटिश सोल्जर सफ़र कर रहे हैं, जो 50 जनों की मेहनत है वो 5 जने ही कर रहे हैं, क्योंकि वो संख्या में कम हैं। मरे हुए लोगों को वो फटाफट दफना रहे हैं, और जो जिंदा लोग हैं उनके अंदर जो डर है, जो उनके अंदर टेंशन है, जो बीमारियां हैं, उनके पास तो मरे हुए लोगों का दुख बताने का टाइम भी नहीं है। जो अस और दे का जो डिस्टिंक्शन है वो इस पार्ट में लैंडस्केप पर भी आ जाता है। वहाँ एक तरफ इंग्लैंड की सुंदरता की बात करते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि मई के महीने की जो हवाएं हैं वो अंग्रेजों के खेतों पर बहुत बढ़िया से बह रही हैं। और हमारा इंडियन लैंडस्केप में क्या कहता है कि हीट लाइक द माउथ ऑफ ए हेल, कि मौत जो नर्क के मुंह में जैसी आग है और ए डल्ग ऑफ ए कैटरेक्ट स्काई, stench of old official decaying एंड इन्फिनाइट टॉर्मेंट्स ऑफ लाइफ। कहता है कि यहाँ पे तो न जाने कितने मच्छर हमें काट रहे हैं और कितनी ज़्यादा बुरी बदबू आ रही है। अंग्रेज अपने देश की बात करते तो कहते हैं कि वहाँ मई के महीने में बहुत अच्छी हवा बह रही है, और हमारे यहाँ कहते हैं जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है कि जैसे कि नरक का मुंह ही खुल गया हो। पार्ट 7 की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो जो मुट्ठी भर जो अंग्रेज सिपाही हैं उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने लखनऊ की चौकी को बचा लिया जब लखनऊ के चारों तरफ वो खतरनाक मौत का घेरा पड़ गया था। यहाँ पे क्वेश्चन बहादुरी का नहीं है, चाहे बहादुरी किसी भी तरफ से हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, पर मेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कि अंग्रेज उस चीज को क्यों बचा रहे थे जो कि उनकी नहीं थी। ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया, क्योंकि जो यूरोपियन इंपीरियलिस्टिक थे उनको ये लगता था कि हम यहाँ पे एकदम सही हैं, हम एकदम राइट हैं यहाँ पे। वो अपने आप को एक ऊंची जाति का मानते थे, और वो कहते थे कि जो रुडयार्ड किपलिंग की फेमस लाइन है, टू वाइट मैंस बर्डन टू सिविलाइज द ब्लैक सैवेज, कि जो काले जंगली है इनको पढ़ाने लिखाने के, इनको नॉलेज देने का ठेका किसका है? वाइट मैन का, अंग्रेजों का है। ये जो कॉलोनियल एंटरप्राइजेज है उनका ये लॉजिक था कि जो हमारा जो राज है वो इन लोगों के लिए अच्छा है। ये जो है ये जो राज है, यही जो बात है ये अंग्रेजों के सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है। जो ब्रिटिश सोल्जर्स की बहादुरी को इंग्लिशनेस की क्वालिटी माना गया है, जो भारतीयों के अंदर ये खास क्वालिटी नहीं थी इसलिए उनको बहादुर भी नहीं माना गया है। इंडियंस को रबल स्पाइस बताया गया है, उनको मर्डरर बताया गया है, क्योंकि वो उस महान अंग्रेजी सभ्यता के जो वो कॉलोनाइजर थे उनका विरोध कर रहे थे, और जो उनका खुद का था, जो भारत का था, उस भारतीयों को वो चीज लेने के लिए भी विद्रोह करना पड़ रहा था, और उस विद्रोह के कारण उन्हें जो बहादुर थे भारतीय उनको कायर बताया जा रहा था।
ये जो रिबल को उसने फिंक्स बताया है, राक्षस बताया है, और राक्षस भी कौन से, वो नरक के राक्षस बताया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मिल्टन की वो सैटर्न और उसके साथियों की जो लाइन थी, लूसीफर, बिल्जेबब की, पैराडाइज लोस्ट की, जो वह उसको ये चीज इको करती है। जो रेबल को उसने फील्ड बताया था, वो एक मॉरल इशू क्रिएट कर देता है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गुड है क्या इविल है, और सबसे बड़ी बात है क्या ओबीडेंस है क्या डिसओबीडेंस है। ये जो पेयर्ड अपोजिशन है वो हम मिनट में समझ सकते हैं। कोई बंदा ये नहीं देखता है कि कॉलोनाइजर जो है, चाहे वो, क्योंकि वो एक वाइट होता है, अंग्रेज होता है, वो एक राजा होता है, वो अपने आप को दुनिया का सेंटर मानता है, अपने आप को सुपीरियर मानता है और अच्छा मानता है, पर क्यों मानता है इसका कोई जवाब नहीं होता है। और जो कॉलोनाइज्ड होते हैं, जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, वो हमेशा उसे हम डार्क मानते हैं, उसे पेरिफेरल साइड का मानते हैं, इविल मानते हैं, इंफीरियर मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसका कोई तार्किक कारण इनके पास नहीं होता। ये तार्किक कारण जो है वो फिजिकल जो कलर के कारण नहीं, हमने मान लिया कि अंग्रेजों का कलर गोरा है इसलिए अंग्रेज सुपीरियर हैं, हमारा कलर काला है इसलिए हम इंफीरियर हैं। फैंटाज फैनन ने अपनी बुक, फेमस बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में बहुत शानदार तरीके से इस बात को बताया था कि साहब ये कॉलोनियल जो है इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जहां पर मिलने के बाद जो काले लोग होते हैं वो एक, जो ये इन लोगों का वाइट मास्क है उसे उतार देते हैं। इस तरह जो फिफ्थ पार्ट के अंदर काइंडली इंडियन ब्रदर्स की प्रेज की गई है, जो कि जो भारतीय गद्दार थे, जो इन अंग्रेजों के साथ लड़े थे, उन गद्दारों को इन्होंने ब्रेवेस्ट कहा है। कितनी बड़ी आयरनी है कि जो भारतीय, वो भारतीय जिन्होंने अपने देश को धोखा दिया, उन भारतीयों की अंग्रेज प्रशंसा करते हैं कि ये भारतीय बड़े लॉयल है, बड़े ही करेजियस है, बड़े ही साहसी हैं। अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी पोइम है, और ज़्यादातर ये टेनिसन की एनालॉजीज में ऐड भी नहीं होती है। बहुत सारे क्रिटिक जो है इसका एनालिसिस भी नहीं करते, क्योंकि ये एक कॉलोनियल पोइम है और इसके कोई लिटरेरी मेरिट नहीं है। हमारे लिए तो एक बात यही है कि ये हमारे लिए एक चांस देती है कि हम उस प्रिजुडाइज, उस पूर्वाग्रह, उस, और वो जो अंग्रेजों का झूठ था, उस झूठ को बताएं और हिस्ट्री को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये पोइम आपको जरूर समझ में आई होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।